गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को बताएंगे हम सेंटेंस का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, लास्ट डे हम लोगों ने जाना था सेंटेंस के काइंड्स के बारे में अकॉर्डिंग टू मीनिंग। हमने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग: assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा और ढंग से समझा होगा। मैंने सेंटेंस का डेफिनेशन, पांचों के काइंड्स, फिर उसके डेफिनेशन इंग्लिश में, हिंदी में और एग्जाम्पल के साथ अच्छे से बता दिया था। आई होप एंड ट्रस्ट कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। आज आगे बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं सेंटेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी बनावट के अनुसार वाक्य के भेद। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस इज ऑफ 4 काइंड्स। फिर से दोहरा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस इज ऑफ 4 काइंड्स। बनावट के अनुसार वाक्य के 4 भेद होते हैं। जैसे अर्थ के अनुसार वाक्य के 5 भेद होते हैं, बनावट के अनुसार वाक्य के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स और चौथा मिक्स्ड सेंटेंस, जिसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। फिर से मेरी बात एक बार सुनो आप। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस इज ऑफ 4 काइंड्स। बनावट के दृष्टिकोण से वाक्य के 4 भेद होते हैं। पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स और चौथा मिक्स्ड, जिसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। क्लियर? लिख डालिए, आराम से लिखिए। According to meaning, sentence is of 4 kinds. According to meaning, sentence is of 4 kinds. बनावट के दृष्टिकोण से वाक्य के 4 भेद होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस। पहला कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। लिख लिया? डैश दीजिए और उसके बाद सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन, परिभाषा लिखिए। पहला सिंपल सेंटेंस लिखिए, इट हैज़ वन एंड ओनली वन। इट हैज़ one and only one finite verb. It has one and only one finite verb. देख लिया? एक बार फिर से, It has one and only one finite verb। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ जिससे आप आराम से लिख पाएं। ठीक है, लिख लिया? इट हैज़ वन एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब। हिंदी लिख लो नीचे। इसमें, यानी सिंपल सेंटेंस में, इसमें यानी सिंपल सेंटेंस में एक और केवल
एक और केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस में एक और केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है। लिख लिया? इंग्लिश में भी आराम से लिख लिया होगा, हिंदी में भी आपने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। इट हैज़ वन एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब। इसमें यानी सिंपल सेंटेंस में एक और केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है। बहुत सारे बच्चे फाइनाइट वर्ब समझते भी होंगे और जो नहीं समझते हैं उन्हें समझा भी देता हूँ कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। फाइनाइट वर्ब इज दैट वर्ब which changes its form according to its subject and tense। फिर से दोहरा रहा हूँ, फाइनाइट वर्ब के बारे में समझिए इस चीज़ को, तब जाकर समझ में आएगा सिंपल सेंटेंस को का एग्जाम्पल। फाइनाइट वर्ब इज दैट वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस। यानी फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है। समझे? फाइनाइट वर्ब इज दैट वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस। फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है ना? अब देखिए, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको इसको। ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, ही राइट्स ए लेटर, ये एग्जाम्पल मैंने दिया है। अब इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखो। इस सेंटेंस को आप जब देखोगे तो पाओगे ही क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रोनाउन है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में है, कर्ता के रूप में है। ए क्या है, आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। लेटर क्या है, नाउन है ना, नाउन है। अब ये राइट्स क्या है, ये वर्ब है। और कैसा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। आप कहोगे क्यों मान लें कि ये फाइनाइट वर्ब है? कह सकते हो ना, क्यों मान लें कि हम फाइनाइट वर्ब है? आइए समझाते हैं क्यों ये फाइनाइट वर्ब है। अभी मैंने फाइनाइट वर्ब की परिभाषा आप लोगों को बताई कि फाइनाइट वर्ब इज दैट वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस। फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है ना? अब देखो इसको, राइट्स को देखो, इसका V1 क्या होता है, राइट होता है ना? V2 क्या होता है, रोट होता है। V3 क्या होता है, रिटन होता है। V4 क्या होता है, राइटिंग होता है। V5 क्या होता है, राइट्स होता है ना? तो यहाँ पे ये राइट जो है, जो बेस फॉर्म है, जो V1 है, ये राइट्स में क्यों बदला? दो बातें हैं। पहला, हम सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना चाहते हैं, और दूसरा, हमारा सब्जेक्ट इस सेंटेंस में ही है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो ये जो राइट्स में बदला है, ये दो कारणों से बदला है। पहला, टेंस के अनुसार, क्योंकि सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना चाह रहे हैं, और दूसरा सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। समझ रहे हो ना? तो क्या ये बात स्पष्ट हुई कि यहाँ पे राइट्स फाइनाइट वर्ब है? फाइनाइट वर्ब की परिभाषा को ये पूरा कर रहा है। फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है, और यहाँ पे राइट्स हुआ है, अपना रूप बदला है। ये क्यों?
क्योंकि ये सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदला है। हम सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना चाह रहे हैं और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस को। अब एग्जाम्पल में आप इस सेंटेंस को ये सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल में इस सेंटेंस को रख सकते हो आप। ही राइट्स ए लेटर। अब देखो इस सेंटेंस में ही प्रोनाउन है, ए आर्टिकल है, लेटर नाउन है, वर्ब केवल एक है राइट्स, और ये फाइनाइट वर्ब है। और सिंपल सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है कि इसमें एक और केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है, और इस सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ही राइट्स ए लेटर सिंपल सेंटेंस। क्लियर? एक और एग्जांपल लो। ही इज राइटिंग ए लेटर। अब देखो यहां पे ये राइट जो है वो इज राइटिंग में क्यों बदला है? क्योंकि सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखना चाह रहे हैं और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना। तो यहां पे फाइनाइट वर्ब क्या हो गया? इज राइटिंग। तीसरा एग्जांपल, ही हैज रिटन ए लेटर। यहां पे फाइनाइट वर्ब क्या हो गया? हैज रिटन। ये राइट हैज रिटन में क्यों बदला है? क्योंकि सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना चाह रहे हैं, है ना। राइट इज राइटिंग में क्यों बदला है? क्योंकि सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखना चाह रहे हैं। चौथा एग्जांपल ले लो, ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर। यहाँ पे हैज़ बीन राइटिंग फाइनाइट वर्ब है, और ये चारों सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब है, और इसीलिए इन चारों सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस। आई बात समझ में? मैंने केवल अभी प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल दिया है। उम्मीद करता हूँ कि सिंपल सेंटेंस को आप लोग समझ गए होंगे। फिर से दोहरा रहा हूँ कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है? इट हैज़ वन एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि दैट वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। And we find that in these 4 sentences, we have only one finite verb, and that's why there is no doubt about it that all these 4 sentences are simple sentences. Got it? आई बात समझ में? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और फिर भी कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे किसी भी समय। आप लोग समझें, यही मुख्य उद्देश्य है इस पढ़ाई का। ठीक है ना? ध्यान दो, थोड़ा ध्यान से बात को सुनो, समझने की कोशिश करो। अगर क्लासरूम में हम लोग रहते तो वहीं पे अगर तुरंत समझा देते, लेकिन चूंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास अभी ले रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे बाद में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या फ़ोन करके कर सकते हो। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम अवेलेबल एनी टाइम फॉर यू पीपल। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस की परिभाषा इंग्लिश में, हिंदी में और उदाहरण के साथ हम लोगों ने जाना। ठीक है? अब आइए नंबर 2, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। लिखिए, कंपाउंड सेंटेंस, COMPOUND, कंपाउंड सेंटेंस। अब पहले समझो इसको, ध्यान से मेरी बात को सुनना। कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा पहले लिख लो, फिर समझाऊंगा इस चीज़ को। लिखिए, इट हैज़ 2 TWO2 or more than 2. It has 2 or more than 2 principal
PRINCIPAL, or coordinating, COORDINATING, or independent, INDEPENDENT, independent clauses. It has two or more than two principal or coordinating or independent clauses. फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ. It has two or more than two principal or coordinating or independent clauses. इसमें क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? हिंदी लिख लो इसके नीचे. कंपाउंड सेंटेंस में, इसमें या कंपाउंड सेंटेंस में जो लिखना चाहो, दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक प्रिंसिपल अथवा कोऑर्डिनेटिंग अथवा इंडिपेंडेंट क्लाउजेस होते हैं. कंपाउंड सेंटेंस में दो अथवा दो से अधिक प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटिंग और इंडिपेंडेंट क्लाउजेस होते हैं. आई बात समझ में? लिख लिया होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में. अब एग्जाम्पल समझाने के पहले, एग्जाम्पल देने के पहले हम एक बात समझाना आपको चाहेंगे और आपसे जानना भी चाहेंगे कि व्हाट इज़ अ क्लाउज. ये क्लाउज क्या होता है? क्या आप लोग क्लाउज समझते हैं? आइए हम आपको समझा देते हैं. जो समझते हैं तो अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं समझते हैं उनके लिए हम बता भी देते हैं. लिसन टू मी केयरफुली. Clause is not a sentence. It is always a part of a sentence. है ना? Clause is not a sentence. It is always a part of a sentence. It is different thing that a clause can be a sentence. लेकिन जब हम clause कहते हैं तो हम वाक्य नहीं कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं. Clause is not a part of a sentence, is not a sentence. It is always a part of a sentence, but each and every part of a sentence cannot be called a clause. Clause is that part of a sentence which must have a subject and verb of its own. फिर से सुनो मेरी बात को ध्यान से. Clause is not a sentence. It is always a part of a sentence, but each and every part of a sentence cannot be called a clause. Clause is that part of a sentence which must have a subject and verb of its own. हिंदी में समझिए इसको ध्यान से. क्लाउज वाक्य नहीं होता. ये दूसरी बात है कि एक क्लाउज वाक्य बन सकता है, लेकिन जब भी हम क्लाउज कहते हैं तो हम वाक्य की बात नहीं कहते हैं, वाक्य के खंड की बात करते हैं, वाक्यांश की बात करते हैं. लेकिन वाक्य के प्रत्येक खंड को, वाक्य के प्रत्येक अंश को हम क्लाउज नहीं कह सकते. क्लाउज वाक्य का एक ऐसा खंड होता है, ऐसा अंश होता है, ऐसा हिस्सा होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है. मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि ग्रामर रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट की चीज़ है, ये समझने की चीज़ है. और अगर आप समझोगे नहीं तो फिर आप रट्टा मारकर यहाँ काम चला नहीं सकते. you'll have to understand. और जब समझोगे तब आप एग्जाम्पल को खुद भी जांच पाओगे आप, अन्यथा नहीं हो पाएगा ये.
खुद भी जांच पाओगे आप। तो क्लाउज क्या होता है? क्लाउज वाक्य नहीं होता, वाक्य का हिस्सा होता है। लेकिन वाक्य के प्रत्येक हिस्से को हम क्लाउज नहीं कह सकते। क्लाउज वाक्य का ऐसा हिस्सा होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है। आई बात समझ में? अब आइए जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। लिखिए तो अपनी कॉपी पे, यू आर रिच बट आई एम पुअर। यू आर रिच but I am poor. You are rich but I am poor. ये एक वाक्य है। अब मैं कहता हूं कि इस सेंटेंस में दो क्लाउजेस हैं। पहला यू आर रिच और दूसरा आई एम पुअर, और बट जो है वो कंजंक्शन। यू आर रिच एक क्लाउज है और आई एम पुअर दूसरा क्लाउज है। लेकिन मेरे कहने से तो नहीं हो जाएगा ये, हमें इसको सिद्ध करना होगा, प्रूव करना होगा कि ये क्लाउज की परिभाषा को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखो, एक पूरा सेंटेंस जो है यू आर रिच बट आई एम पुअर, इस सेंटेंस में यू आर रिच जो है वो पूरे वाक्य का एक खंड है, पूरे वाक्य का एक हिस्सा है ना? पूरे वाक्य का एक अंश है ना? यू आर रिच बट आई एम पुअर में यू आर रिच ये पूरे वाक्य का एक खंड है ना? और इसका अपना सब्जेक्ट है यू और अपना वर्ब है आर। तो क्या इसे हम क्लाउज कह सकते हैं? क्लाउज की परिभाषा को ये पूरा कर रहा है। अभी मैंने क्लाउज की परिभाषा क्या बताई आपको कि क्लाउज इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, बट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन नॉट बी कॉल्ड अ क्लाउज। क्लाउज इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ इट्स ओन। तो यू आर रिच बट आई एम पुअर में यू आर रिच जो है वो पूरे वाक्य का एक हिस्सा है जिसका अपना सब्जेक्ट यू है और अपना वर्ब आर है, और इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? क्लाउज कहेंगे। अब इस सेंटेंस में दूसरा क्लाउज है आई एम पुअर। अब ये जो पूरा वाक्य है यू आर रिच बट आई एम पुअर का, आई एम पुअर एक हिस्सा है ना? एक दूसरा हिस्सा है, और इसका भी अपना सब्जेक्ट है आई और अपना वर्ब है एम। तो क्या इसे भी हम क्लाउज कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये भी पूरे वाक्य का एक हिस्सा है और इसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है। तो अभी हम लोगों ने देखा इस वाक्य में यू आर रिच बट आई एम पुअर, इसमें दो क्लाउजेस हैं, यू आर रिच बट आई एम पुअर। अब आगे आइए और समझिए इसको। अभी मैंने क्लाउज की केवल परिभाषा आपको बताई है। अब क्लाउज के काइंड्स के बारे में जानेंगे हम लोग। क्लाउज का पहला काइंड होता है, समझ रहे हैं ना? क्लाउज का पहला काइंड होता है प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटिंग या इंडिपेंडेंट क्लाउज। अब आप कहोगे कि हम कैसे पहचानेंगे इसको, है ना? प्रिंसिपल क्लाउज को हम कैसे पहचानेंगे? सुनिए ध्यान से। प्रिंसिपल क्लाउज के पहले या तो कोई कंजंक्शन नहीं होगा या होगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, है ना? एंड, बट, इफ, और, इधर और, नीदर नॉर, येट, लेस्ट, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अगर किसी क्लाउज के पहले कोई कंजंक्शन ना हो या कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, यानी अभी जो मैंने कंजंक्शंस बोला उसमें से कोई एक और एक हो, तो ऐसे क्लाउज को हम लोग प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटिंग या इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। अब देखो इस सेंटेंस में यू आर रिच बट आई एम पुअर में
यू आर रिच के पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये प्रिंसिपल क्लाउज है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ये प्रिंसिपल क्लाउज है। और दूसरा क्लाउज है आई एम पुअर, इसके पहले बट है, और बट अभी मैंने बताया कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये भी प्रिंसिपल क्लाउज हुआ, ये भी कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज हुआ, ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज हुआ। और इस सेंटेंस में यू आर रिच पहला प्रिंसिपल क्लाउज और आई एम पुअर दूसरा प्रिंसिपल क्लाउज, दो प्रिंसिपल क्लाउजेस हैं। तो क्या इस सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं? बोलो, इस सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस के नीचे एग्जाम्पल लिखिए, यू आर रिच बट आई एम पुअर, है ना। और यू आर रिच के नीचे को अंडरलाइन कीजिए और नीचे लिखिए प्रिंसिपल क्लाउज, और आई एम पुअर को अंडरलाइन कीजिए, उसके नीचे लिखिए प्रिंसिपल क्लाउज। और चूंकि इसमें दो प्रिंसिपल क्लाउजेस हैं तो ये कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल होता है। उम्मीद करता हूँ कि सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कल या नेक्स्ट डे जब भी हम लोग मिलेंगे आप लोगों को हम बताएंगे कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड सेंटेंस के बारे में। तब तक ये जो दोनों मैंने बताया है और अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस के जो 5 काइंड्स हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये सब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और अगर ना समझ में आए तो बेहिचक फ़ोन पे मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। आप ही लोगों के लिए हम लोग हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न हो बेहिचक पूछो आप, यह आपका अधिकार है और हम लोगों का कर्तव्य है। आप 10 बार भी पूछोगे मैं उतनी उत्साह से आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले दिन। थैंक यू।